तरमीम यह है कि जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त ना दी हो उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। तो ये इस तरमीम से तो लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भले ही पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने के हक में है, लेकिन ये तरमीम रुकावट बनेगी। अब बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो एक मैं बुनियादी तौर पर अगर कहूं कि पार्लियामान अपने इख्तियारात से तजावुज करने जा रही है, जैसे इससे पहले 4 मौके पे कर चुकी है। इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर और गवर्नर का था, पर सेक्शन 57 में तरमीम की गई और वो चैलेंज कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट में जेर इल्तवा है। याद नाअहली के हवाले से आर्टिकल 62(1) है, बड़ा क्लियर था, उसमें तयन नहीं था वक्त का, उसमें तयन करने की वक्त कोशिश की, जबकि वो सिर्फ तरमीम के जरिए हो सकता था। अब ये भी जो कुछ करना चाहते हैं ये भी आईनी तरमीम के जरिए पॉसिबल है। तीसरा ये प्रोसीजरल लॉ में तरमीम। आपका मतलब है कि सिंपल कानून अगर ये बन जाता है तो उसके तहत ये मुमकिन नहीं है? बिल्कुल नहीं मुमकिन है, क्योंकि ये प्रोसीजरल लॉ है। देखे ना, ये जो कवानीन में तब्दीली करना चाहते हैं ये प्रोसीजरल लॉ है, और प्रोसीजरल लॉ का इतलाक माजी से कभी भी नहीं होता। ये हमने आज तक इतनी तारीख बड़ी पड़ी देखी है। वजह सिर्फ इतना सा है कि उन्होंने पहले देखा कि क्या किया जा सके। अब आप आज जैसे फैसला देख ले, 2 जजेस ने इख्तिलाफी नोट दिया है, उन्होंने केस को समझा ही नहीं। केस बड़ा सिंपल और सादा सा है। क्या है कि जो 8 मेंबर बेंच ने कहा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो कागजात नामजदगी दाखिल किए गए, पार्टी डेक्लेरेशन दी गई, इलेक्शन कमीशन को उनको आजाद डिक्लेयर करने का इख्तियार ही नहीं था। भाई ये जज साहब या बाकी तो पहुंच गए फरवरी में। ये फरवरी का इशू नहीं है, ये बुनियादी तौर पर जनवरी का इशू है कि जो आजाद डिक्लेयर किया। 8 मेंबर ने कहा इलेक्शन कमीशन ये कर नहीं सकता था, इसलिए 39 के 39 वो लोग जिन्होंने डेक्लेरेशन दी थी वो पाकिस्तान तहरीके साहब, चुके आप आ गए माजी में, उसी तरह माजी में आ गए हैं। अगर आपको तहरीके अदम एतमाद याद होगा कि 3 अप्रैल 2022 को जब असेंबलियां डिसॉल्व कर दी गई थी और 7 दिनों के अंदर डिसॉल्व होना था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 7 अप्रैल को, 9 अप्रैल को कहा कि वापिस आप चले जाएंगे 3 अप्रैल पे, कि तहरीके अदम एतमाद उसी दिन पेश हुई, अगर आपको याद हो। यानी 3 अप्रैल वाले दिन सुप्रीम कोर्ट आपको ले गई, और आप यहाँ भी क्या किया है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, वो बाद के इवेंट जितने भी है वो गलत है, सुपर स्ट्रक्चर जितना भी खड़ा हो ना। अब डर किस बात का है? इलेक्शन कमीशन बड़ी बुरी तरह फंस चुका है। बहरहाल पार्लियामान ने तो कानून साजी करनी है, अभी सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां चल रही हैं, तो आप लोग अब इसको भी, इस मामले को भी अदालत लेके जाएंगे, तरमीम जो की है? देखिए, बुनियाद हमने कैसे बना ली है। इलेक्शन कमीशन का किरदार अब टार्निश इतना हो गया, पतन की रिपोर्टें वगैरह आपको पता है 430 सफ़ों पर मुश्किल। इलेक्शन कमीशन को तो एक साइड पे रखे ना, ये जो कानून साजी है कोई इलेक्शन कमीशन तो नहीं कर रहा है, तो पार्लियामान में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन का तो इसमें कोई कसूर नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया था कि कुछ चीजों की उनको समझ नहीं आ रही, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है इस चीज को लेकर, लेकिन अब जाहिर है सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां हैं। नहीं, ये अब फंसे पर्दा मुलाकातों का जिक्र किसी वक्त आ जाएगा सामने आपको। हमें तो पता है ना कि ये कौन कर रहा है, किस तरह हो रहा है, नजर आ रहा है क्या हो रहा है। मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। अब मिसाल के तौर पर ये माजी से तरमीम अगर करना चाहते हैं तो प्रोसीजरल लॉ माजी से इतलाक नहीं होगा। हम कोर्टों में जाएंगे और कोर्टों में हमारे पास 2 रेमेडीज हैं। सबसे पहली रेमेडी हमारी सुप्रीम कोर्ट ही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नलीफाई करने की कोशिश की है। अल समरेज केस बड़ा वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि आप मेन प्रोविजनल में तो कर सकते हैं, प्रोसीजरल लॉ में आप कर नहीं सकते। दूसरी रेमेडी हमारे पास ये है कि हम इनको हाई कोर्टों में चैलेंज करें। वो भी रेमेडी हमारी मुकम्मल है, लेकिन उस तक जाने से पहले 6 तारीख तक इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले पर अमल दरामद करना है। 6 तक उसको टाइम था, और 6 तारीख के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी बेटर स्टेटमेंट मांगी हुई है। वो मामला चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास पेंडिंग है, और मैंने बाकायदा उनको एक कानूनी हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी इलेक्शन कमीशन ने कुछ सवाल उठाए हैं उनके सामने कि उनकी रहनुमाई की जाए कि जो लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा बन चुके थे, कैसे तहरीक इंसाफ की सीटें भी उनको दे दी जाए। इलेक्शन कमीशन तो खुद कंफ्यूज है, वो तो सुप्रीम कोर्ट से अपनी रहनुमाई मांग रहे हैं।
देखिए, इलेक्शन कमीशन कंफ्यूज नहीं है। मैं लफ्ज ऐसे कोई नहीं कहना चाहता कि जिससे किसी की दिल आजारी हो। इलेक्शन कमीशन बड़ा इंटेलिजेंट कह दें कि मैं चालाकी का लफ्ज नहीं भी कहता उसको। मैं बात बड़ी सीधी सी है। जब आप जनवरी में वापस आ जाएंगे, सुन्नी ताद काउंसिल तो बाद की बातें हैं, वो तो 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी के बाद की बातें हैं। जब आप आ जाएंगे माजी पे, उस पे आ जाएंगे तो फिर ये बात खत्म। और उसमें उसकी क्लैरिफिकेशन, उसे क्या लेना देना? वो एक आईनी इदारा है। आईनी इदारे ने क्या क्या काम किया, आपको अगर याद हो कि 2022 में जब जिमनी इलेक्शन हुए थे तो उसके बाद इन्होंने मखसूस नशिस्तें नहीं दी खवातीन की, हालांकि हमारा राइट था लिस्ट के मुताबिक, और इन्होंने फैसला कर दिया। अल्टीमेटली लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया और वो मखसूस नशिस्तें खवातीन की हमें मिली। तो यहाँ भी जो इलेक्शन कमीशन है, अगर 6 तारीख तक इलेक्शन कमीशन इस पर अमल नहीं करता, जो 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो फिर क्या इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? सुप्रीम कोर्ट बजाते खुद इस पर फिर नोटिस लेगा, आज खुद नोटिस लेगा सुप्रीम कोर्ट? नहीं, देखिए, मैंने अभी एक नोटिस जारी कर दिया है इनको। इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप 6 अगस्त तक इस पर फैसले पर अमल दरामद करें। अगर नहीं करेंगे तो आइन के आर्टिकल 204 और सेक्शन 3 कंटेम्प्ट ऑफ कोड ऑर्डिनेंस के तहत ये तौहीन अदालत है, और तौहीन अदालत की सेक्शन की इसकी सजा सेक्शन 5 में दी गई है, जो 6 माह तक हो सकती है। अगर ये 6 तारीख तक इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो तौहीन अदालत की दरखास्त एक अलहदा दाखिल होगी। क्लैरिफिकेशन की इसमें कोई चीज नहीं है, और उसके लिए रेमेडीज जैसे हैं हमने वो भी तैयार, नोटिस हमने ऑलरेडी दे दिया है। अब हम सिर्फ देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारे के तौर पर अपना फराइज अंजाम देता है या पार्टी के तौर पर। अभी तक तो वो एक पार्टी के तौर पर किरदार अंजाम कर रहा है। मौका अच्छा है उनके पास। नहीं, हमारा जो रेफरेंस गया हुआ है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने, वो वसूल भी हो गया हुआ है, और 430 सफ़ों पर मुश्तमिल वो रेफरेंस है जो जिसमें इलेक्शन कमीशन की जानबदारी 10 का इलेक्शन से लेकर अब तक की 23 ऐसे मौके जिसपे जिक्र किया हुआ। ठीक है अजहर सिद्दीक साहब, अब जो सियासी मामलात हैं जिसमें तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लग रही है कि तहरीक इंसाफ ने अगर अपनी मखसूस नशिस्तें वापस लेनी है या मुज़ाकरात करने हैं, ज़ाहिर एक सियासी अदम इस्तेहकाम तो है, लेकिन तहरीक इंसाफ कभी बात करती है, खान साहब कभी बात करते हैं कि उन्होंने बात उनसे करनी है जिनके पास ताकत है। ज़ाहिर है ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, फ़ौज से बात करना चाहते हैं, वो आर्मी चीफ से बात करना चाहते हैं। एक तरफ वो नुमाइंदा मुकर्रर करते हैं अचकज़ई साहब को कि हमारी तरफ से ये नुमाइंदा है, फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। बाद में जब अचकज़ई साहब इनकार कर देते हैं तो वो कहते हैं आप सियासी जमातों से बात करें। फिर कहते हैं कि सियासी जमातों से बात करने का क्या फ़ायदा, 4 हल्के खुलेंगे तो इनकी तो हुकूमत ही ख़त्म हो जाएगी। समझ में नहीं आता कि खान साहब खुद क्या चाहते हैं, वो बिल्कुल कंफ्यूज हैं, किससे बात करना चाहते हैं, उनको खुद शायद समझ नहीं आ रही है कि किससे बात करेंगे तो हल निकलेगा। देखिए ना बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, बड़ी क्लैरिटी है। मेरी जब भी मुलाकात हुई है उनके साथ बड़ी क्लैरिटी है। देखिए 2022 से लेकर आज तक अगर आकर देखें कि ये हुकूमत किन के सर पर खड़ी है, हर एक को पता है। और अगर ये चाह रहे होते ना तो ये 2.5 साल से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, जो पर्चे हो रहे हैं, लोग उठाए जा रहे हैं और जजेस के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है, खत लिख रहे हैं, इसके बाद तो इन्हें खुद सोचना चाहिए था ना। मौका इनके पास था कि ये मिसाके पाकिस्तान करते, ये बेवकूफ बनाते रहे मिसाके जमहूरियत, चूंकि इनके पास है कुछ नहीं है, बिल कोई नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। आप लोग अपनी क्लैरिटी बताएं ना, आप लोगों ने किससे बात करनी है? आप लोगों के अपने अंदर क्लैरिटी मौजूद नहीं है। नहीं, हमारी क्लैरिटी बड़ी वाज़ेह है कि सियासी जमातों के पास मौका था, ये आते आकर कहते कि जनाब जो इदारे हैं अपना किरदार अपना अदा करें, हम बिल्कुल नेगेट करते हैं। ये सियासी जमातों की तो कमजोरी है ना, अगर आप बकौल आपके अगर वो किसी के सहारे आए हैं, किसी के सहारे पे आज उनकी हुकूमत खड़ी है, चले वो तो कमजोर सही, आप लोगों ने बात किससे करनी है? देखिए ना, बात बड़ी वाज़ेह है। हमने बात क्या करनी है पहले ये देख लें कि एस्टैब्लिशमेंट का जितना काम है उसका काम नहीं है सियासत में अमल दखल का, सियासत में दखल अंदाजी का। उनका जितना काम है वो अपना काम करे। हमारे तो ये कह रहे हैं उनको, और हम अगर हम उनसे बात भी होनी है तो यही होनी है कि भाई आप अच्छा, हो रही है बात हो रही है। देख अभी तो देखें, अभी तो जो चीजें आएंगी वो सारी सामने आ जाएंगी। नहीं, पसे पर्दा बैकडोर बातचीत हो रही है, राब्ते हो रहे हैं।
नहीं देखिए, मेरे पास तो अभी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है। अगर होगी भी तो मैं क्यों बताऊंगा भी आपके पास वक्त से पहले। ये हालात और वाकयात आपके सामने आ जाएंगे, पता चल जाएगा सबको। लेकिन हम याद रखिएगा, हम किसी गैर जमहूरी रवैये में नहीं जाएंगे। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो जमहूरियत और आइन से हटकर होगा। जो आइन में तरीकाकार दिया है उसी पे अप्लाई करेंगे। और अब है क्या, यानी हम देखिए, आपको पता है फॉर्म 45-47 जो है आखिरी स्टेज के ऊपर है। अगस्त सितंबर में हमें उम्मीद है तो इससे हमारी हुकूमत आने के चांसेस हैं। मेजॉरिटी जब हमारी होगी, ये असेंबलियां तहलील करने की कोशिश करेंगे और नवंबर तक कोशिश होगी ये कि असेंबलियां तहलील करें, नए इलेक्शन की तरफ जाएं। तो हमने हमारे जेहन में ये भी है, इसलिए हम नए इलेक्शन की डिमांड भी कर रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है, हुकूमत असेंबलियां तहलील करेगी? उनकी हुकूमत तो चल रही है, वो तो खुद कहते हैं कि जिन्होंने बनवाई है वो चला भी लेंगे, तो वो खुद असेंबलियां क्यों तहलील करेंगे? ये तो आप लोगों की खामख्याली है। उसका बड़ा सीधा सा है कि फॉर्म 45-47 से जब हम जीत जाते हैं तो हमारी तकरीबन उस वक्त 183 के करीब सीटें। तो ख्याली बुलाओ है ना? नहीं, ख्याली बुलाओ नहीं है, ये कैलकुलेटेड बात है। हमारी सीटों के हवाले से जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसके मुताबिक है। हम ऐसी खाली बात कोई बात नहीं कर रहे हैं कि जैसे हमारी मखसूस जिससे वापस हमारी सीटें वापस आनी है, तो यहाँ बैठकर ये समझना चाहिए। अब नहीं समझ रहे ना। देखिए ना, बात बड़ी बात है, सियासी जमातें जो हैं वो अपने इक़्तिदार के मजे ले रही हैं, जो जमहूरी ताकतों को मजबूत नहीं होने देने जा रही। हम तो ये कह रहे हैं कि आप घर बैठे, आप अपना काम करें। ये सियासतदानों का काम है, सियासतदानों को करें। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारी हुकूमत दे दें। हम कोई ये मुतालबा नहीं कर रहे हैं कि आप हमें हुकूमत में ले आए, दे आए। अब तो समझ आ गई सही को कि हम एस्टैब्लिशमेंट के सर पे नहीं आए। एस्टैब्लिशमेंट तो अगर हमें रखना चाहती थी तो क्या जरूरत थी कि अप्रैल 2019 में एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ बैठकर इनसे नजदीकियां हो रही थी। इनको कहा जा रहा था कि पंजाब की हुकूमत ले लें, वफाक की। जो सेम पेज था ना, सेम पेज, बकौल खान साहब के सेम पेज, वो सेम पेज में कुछ खराबी आना शुरू हो गई थी, वो पेज फटना शुरू हो गया था, इसीलिए सारा कुछ होना शुरू हो गया था। नहीं, ये बात नहीं है। अगर सेम पेज होता तो, अगर सेम पेज था तो अगस्त 2018 में आए, अप्रैल 2019 के बाद सेम पेज आप राब्ते सारे शुरू हो गए थे। अब तो सारा कुछ बता दिया। अब तो इनके जितने लोग हैं सबने खुल के कह दिया। और वजह क्या है कि नवाज शरीफ हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट के चहीते हैं। ज़ियाउल हक ने पैदा किया और उसके बाद से लेकर आज तक, यानी ये सिर्फ ड्रामा है। मुल्क से अजहर सिद्दीक साहब, महमूद अचकज़ई साहब को क्या टास्क दिया है आप लोगों ने सियासी जमातों से बातचीत करने का? आप लोगों का एक सियासी बयानिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग चोर हैं, डाकू हैं, इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया। ये तो आप लोगों का सियासी बयानिया है। तो महमूद खान अचकज़ई साहब के जरिए आप लोग उनसे क्या बात, खुद आप लोग बात नहीं करना चाहते हैं डायरेक्ट? क्या इस वजह से बात नहीं करना चाहते हैं कि जो आपका एक सियासी बयानिया है इसको ठेस ना पहुंचे, इसको नुकसान ना पहुंचे? तो बीच में आप लोगों ने डाल दिया महमूद खान अचकज़ई साहब को कि शायद कोई बात बन जाए। तो अगर ना भी बात बनी, आपका सियासी बयानिया एटलीस्ट बरकरार रहेगा। क्या ये वजह है कि अचकज़ई साहब को आगे कर दिया आप लोगों ने? नहीं, देखिए, आप ये देखिए, अगर पाकिस्तानी तारीख में देखें, नवाबजादा नसरुल्लाह साहब जब होते थे, जब ऐसे हालात आते थे, तो कोई ना कोई था कि इन मामलात का हल निकालता था। अब पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी शख्सियत मौजूद नहीं है, ना साबिर नजर मौजूद है। लेकिन महमूद खान अचकज़ई ये है कि उनकी हम जितनी हिस्ट्री जानते हैं कि वो सिविल सुपरमेसी की बात करते हैं। वो चाहते हैं कि हर एक का जितना किरदार हो वो कर सके, इसीलिए उनके जिम्मे मैंडेट है ताकि वो सिविल सुपरमेसी को बरकरार रखें। आईने पाकिस्तान। लेकिन आप लोगों का तो एक ही मुतालबा है ना कि आप लोगों का मैंडेट वापस मिले। तो हुकूमत जो है वो क्यों अचकज़ई साहब का ये मुतालबा जो है ना वो सुनेगी? क्यों उनकी बात सुनेगी? क्यों जो अपना जो इक़्तिदार है वो कहेंगे ठीक है अचकज़ई साहब हमसे बात कर रहे हैं, ये मुतालबा है, हम दोबारा इलेक्शन की तरफ जाते हैं? क्यों? ना, महमूद अचकज़ई के जरिए हमको मैंडेट वापस नहीं हम कह रहे बात करने को। फिर वो सियासी जमात चाह रहे हैं कि सियासी जमातें जो किरदार है, जो एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल है, जो आईने पाकिस्तान 1973 कहता है, उस पर अमल दरामद मुमकिन हो सके। और उसके साथ जो देखे ना, अगर मुज़ाकरात की तरफ हम यानी यहाँ हमारा महमूद अचकज़ई साहब को आज भी है, उनको मैंडेट दिया है, वो जब मर्जी जिस तरह जाए, जो हम अपनी तरफ से डिमांड करते हैं। क्या इख्तियारात है महमूद अचकज़ई साहब के पास? क्या किन बातों का मैंडेट दिया है? क्या इख्तियार दिया है? आईने पाकिस्तान 1973 पर अमल दरामद है, सिविल सुपरमेसी की बात है, और ये जो तरीकाकार है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का, जो लोगों को ज्यादतियां करना, यानी एक ऐसा निजाम बनाया जाए कि जिससे ये ना हो सके कल आज हम है तो कल कोई दूसरा ना हो। हम तो सीख गए सबक, लेकिन बाकी सियासी जमातें शायद सबक नहीं सीख सकी है इस बात से
तो कम से कम लेकिन महमूद अचकज़ई साहब तो कहते हैं, कुछ रोज पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि फौरी जो है वो नेशनल हुकूमत बननी चाहिए, जब नेशनल हुकूमत बने तो तय करे सारे मामलात को, फिर बाद में जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से मामलात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो तय हों, उसके बाद नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। अचकज़ई साहब तो ये बात कर रहे हैं कि नेशनल हुकूमत बने, ऐसी कोई बात आप लोगों से डिस्कस की अचकज़ई साहब ने? देखिए अचकज़ई साहब से जब ये गुफ्तगू शुरू होगी ना, ये तो हो सकता है उन्होंने अपने तरह कहीं बात मैंने वैसे सुनी नहीं है, लेकिन जब ये गुफ्तगू चले बहरहाल अभी जैसे ये गुफ्तगू शुरू हो गई, जब टेबल टॉक, आपको पता है कि मिसाके जमहूरियत में आने के बाद मिसाके जमहूरियत का तिया पाचा कर दिया उन सियासी जमातों ने। हम चाहते हैं मिसाके पाकिस्तान हो और ये तय हो, आइंदा से फिर उस पर सारे अमल दरामद करें, ऐसे ना हो। इसीलिए महमूद अचकज़ई साहब, अभी तो डिस्कशन चल रही है, जब टेबल पे बैठेंगे, जब मुलाकातें होंगी, सारा कुछ सामने आ जाएगा और उस पर इंशाल्लाह अजीज पूरी कौम को सामने रखते हुए एतमाद में उस पर अमल दरामद भी होगा। अजहर सिद्दीक साहब, ये भूख हड़ताली कैंप क्यों फ्लॉप हो गया? सारा दिन खाली रहता है, बाद में कोई आता है, उठता है, चला जाता है, हुकूमत कहती है आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर आके बैठ जाते हैं, खाने के लिए चले जाते हैं। तो ये भूख हड़ताली कैंप तो फ्लॉप होता हुआ लग रहा है। ना, ऐसा नहीं है। पहले तो बात है कि हमने ये भूख हड़ताली सारे दिन के लिए नहीं लगाया, ये थोड़े से मुख्तसर अरसे के लिए है और ये एक अलामती भूख हड़ताली कैंप है। ये तारीख में होते रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब भूख हड़ताली कैंप लगाएंगे फिर वाकई आप देखेंगे। अच्छा, ये जाली सा है कि खाना खा रहे हैं लेकिन ऐवी नाम का लगाया हुआ है, पेट सबके भरे हुए। देखिए अलामती, देखिए या तो हो ना सारे दिन के लिए 24 घंटे के लिए आपको नजर आए, फिर तो आप खाने वाने की सारी बातें अपनी जगह है। ये उस टाइम के लिए कि उस टाइम में जहां जो बैठा है कोई खाता पीता नजर आए तो तब बताइएगा ना कि उस जब वो अलामती भूख हड़ताली कैंप में बैठे होते हैं तो तब की बातें हैं, तो उसमें ये अलामती है और इंशाल्लाह कामयाब। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे हुकूमत को क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, ये वजह सिर्फ है कि मोबिलाइजेशन हो रही है, मुख्तलिफ तरीकाकार है, गली मोहल्ले में मीटिंग्स हैं, जलसे जुलूस है। ये वन ऑफ द स्ट्रेटेजी है कि जहां चीजों को आगे लेकर जाना है, और कोई वजह नहीं है। सिर्फ मकसद सिर्फ ये है कि हमने लोगों को मोबिलाइज करना है। लोगों को जब मोबिलाइज होगा फिर बड़े काल की तरफ जब जाएंगे, अभी स्वाबी का जलसा आ रहा है ना 5 तारीख को, आप देख लीजिएगा कितनी आवाम आती है, और उसके बाद ये सब जब सारी चीजें इकट्ठी होंगी तो इस स्ट्रेटेजी से आपको नतीजे सामने आना शुरू हो जाएंगे। इट इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजी।